औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली रज़ा है, BSIT सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है। लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे पास एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसमें हम लीनियर फंक्शन को मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करते हैं। लीनियर फंक्शन को हम मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ करते हैं डिफरेंट कांस्टेंट को लेके। लीनियर फंक्शन वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 हो, 1 से ज़्यादा ना हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इक्वेशन है 4x + 3y, उसमें x और y की जो पावर होगी वो मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। वो फंक्शन हमारे पास लीनियर फंक्शन होगा। इसी में और लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लीनियर फंक्शन को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करते हैं। और अगर हमने कॉस्ट फाइंड करनी है तो मिनिमम हमने पता कब हम फाइंड करेंगे। अगर हमने जो उसकी प्रॉफिट है वो फाइंड करना तो हम मैक्सिमाइज़ फाइंड करेंगे। उसके बाद हम लीनियर प्रोग्रामिंग की एक प्रॉब्लम की एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक है डिलीवरी मैन। उसने एक प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी है हाउस F पर। तो उसके पास डिफरेंट यहाँ पे वेज दिए गए हैं कि A से U जाए, U से फिर V जाए, फिर W से Y जाए। फिर एक दूसरा वे है कि A से वो V जाए, फिर Z पे जाए, फिर Z से Y पॉइंट पे जाए। इसमें हमने वो सिंपलेस्ट पाथ फाइंड करना है जिसमें इसका कम से कम टाइम लगे। जब हमने वो पाथ फाइंड करना है जिसमें इसका मिनिमम टाइम लगे और मैक्सिमम टाइम उसका बचे। तो जो इसमें सिंपलेस्ट पाथ होगा, जो कम मीटर का पाथ होगा, हमने वो वाला लेना है। तो जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग हम उसको कहते हैं। इसमें जो सबसे छोटा वे होगा उसको हम अगर चूज़ करेंगे तो उसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसी तरह आगे हम देख लेते हैं कि फार्मूलेटिव ऑफ प्रॉब्लम कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग को बनाते कैसे हैं। अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट आ जाए तो उससे हम इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, इक्वेशन फाइंड करके उसे सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, कंसीडर्ड अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरर टीम दैट प्रोड्यूसेस ओनली 2 टाइप ऑफ चॉकलेट A एंड B। 2 तरह की वो चॉकलेट को बनाती है। एक टाइप उसकी A है, दूसरी B। बोथ द चॉकलेट रिक्वायर मिल्क एंड चोको ओनली। उसके लिए सिर्फ मिल्क हमें चाहिए और रिक्वायर है, और चोको रिक्वायर है। और उसके बाद टू मैन्युफैक्चर ईच यूनिट ऑफ A एंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ आर रिक्वायर्ड। इसमें डिफरेंट फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हमें दी गई जो रिक्वायर हैं। पहला, ईच यूनिट ऑफ A रिक्वायर्ड 1 यूनिट ऑफ मिल्क एंड 3 यूनिट ऑफ चोको। जो A चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग है उससे एक यूनिट मिल्क का चाहिए और 3 यूनिट चोको के चाहिए। उसके बाद B है, उससे 1 यूनिट मिल्क का चाहिए और 2 यूनिट चोको के चाहिए। उसके बाद है द कंपनी किचन हैज़ टोटल 5 यूनिट ऑफ मिल्क। जो हमारे पास कंपनी की किचन है उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट मिल्क के हैं और 18 यूनिट चोको के हैं। ऑन ईच सेल द कंपनी मेक प्रॉफिट। तो हम देखते हैं कि कौन A कंपनी या B कंपनी, इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकेगी। RS6 पर यूनिट में सेल करके हासिल करने वाली कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट लेगी या RS5 पर यूनिट सेल करने वाली कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट लेगी। तो हमें पता है कि जो 2 कंपनी है वो कोशिश करेगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। इसी तरह पहले हम इसका ग्राफ टेबल टाइप बना लेंगे। पहले मिल्क, चोको और A कंपनी और B कंपनी। पहले यहाँ पे हमने देखा है कि जो A कंपनी है उसे भी 1 यूनिट मिल्क का चाहिए और 1 यूनिट उसे
और बी को भी 1 यूनिट चाहिए। उसके बाद 3 यूनिट ए को चोको के चाहिए और 2 यूनिट बी को चोको के चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद जो कंपनी की किचन में 5 यूनिट मिल्क के हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे और 12 यूनिट चोको के हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो जो सॉल्ट जो यहाँ पे तो ये हमारे पास मिल्क हो गया, ये चोको हो गया, और जो ये प्रॉफिट आएगा मिसाल के जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि वो जो कंपनी 6 में सेल करेगी वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, या जो 5 में सेल करेगी वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर हम उसके वेरिएबल बनाएंगे। लेट यूनिट प्रोड्यूसेस ए, वो एक्स को हमने लेट कर लिया, और जो बी बनाएगी वो वाई को हमने लेट कर लिया। जो नाउ द टोटल प्रॉफिट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, जो टोटल प्रॉफिट होगा हम उसे जी से रिप्रेजेंट करेंगे। द टोटल प्रॉफिट द कंपनी मेक्स इज गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट, जो टोटल प्रॉफिट होगा वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट को पहले हम कंपेयर करेंगे ए और बी, फिर उन्हें मल्टीप्लाइड बार यूनिट पर यूनिट प्रॉफिट ऑफ 6 एंड 5। 6 और 5 को भाई देखेंगे कि जो कंपनी 6 में सॉल्व करेगी जो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, या 5 को, उससे हम जेड के में जेड लिख के उसे लेट कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ प्रॉफिट को रिप्रेजेंट किया जी से। उसके बाद विच मीन्स वी हैव मैक्सिमाइज जी के जी हमने अब मैक्सिमाइज करना है। उसके बाद द कंपनी विल ट्राई टू प्रोड्यूस मैनी यूनिट्स ऑफ ए एंड बी मैक्स प्रॉफिट, बट द रिसोर्सेज मिल्क एंड चोको अवेलेबल इन लिमिट अमाउंट। हम कंपनी चाहती है कि मुझे मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिले, लेकिन उसके पास जो मिल्क और चोको अवेलेबल है वो लिमिटेड अमाउंट में है। उसके बाद एज पर द अबव टेबल, इस टेबल में above table each unit of A and B require 1 यूनिट। जैसे कि यहाँ पे मिल्क का यूनिट, मिल्क ए को भी 1 यूनिट चाहिए और बी को भी 1 यूनिट चाहिए। द टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क इज अवेलेबल 5 यूनिट। ए को भी 1 यूनिट चाहिए, बी को भी 1 यूनिट चाहिए, और जो किचन में लिमिटेड अमाउंट है वो 5 है। रिप्रेजेंट दिस मैथमेटिकली, हम उसे मैथमेटिकली 1x + 1y लेस देन और इक्वल टू 5। ए को भी 1 यूनिट चाहिए, बी को भी 1 यूनिट चाहिए, जो हमारे पास किचन में अवेलेबल है वो हमें 5 या 5 से कम यूनिट है वो ही हमें यूज़ करने हैं। उसके बाद आल्सो ईच यूनिट ऑफ ए एंड बी रिक्वायर 3 यूनिट और 2 यूनिट और चोको, जो ए कंपनी को रिक्वायर्ड है वो 3 यूनिट और बी को 2 यूनिट। द टोटल अमाउंट ऑफ चोको ऑल अवेलेबल इज 20 यूनिट। तो हम मैथमेटिकली इसे ऐसे लिखेंगे 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 12। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि ए कंपनी को 3 यूनिट चोको की ज़रूरत होगी और बी कंपनी को 2 यूनिट, और जो टोटल हमारे पास चोको हैं वो 12 हैं, 20, इसीलिए 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 12 हो गया। उसके बाद हम x को भी ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख लेंगे, ग्राफ बनाने के लिए y को भी ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख लेंगे। यहाँ तक मैंने बता दिया कि कैसे इसे इक्वेशन बनाते हैं। उसके बाद इसकी कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास डिसीजन वेरिएबल। Decision variable are the variable that decide the output। डिसीजन वेरिएबल हमारे पास वो वेरिएबल होता है जो हमारी आउटपुट को डिसाइड करता है कि हमारी आउटपुट में क्या आएगा, हमारी आउटपुट में वैल्यू मैक्सिमाइज आएगी या मिनिमाइज आएगी, ये वो हमारा डिसीजन वेरिएबल बताता है। जैसे कि दो कंपनी ए और बी
डिफरेंट यूनिट चोको के लिए, डिफरेंट यूनिट मिल के लिए वो चाहते हैं कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हमें हासिल हो, तो वो डिसीजन वेरिएबल के ज़रिए होगा। वो डिसीजन करेगा कि वैल्यू मैक्सिमाइज होगी या मिनिमाइज होगी। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इट इज़ द डिफाइंड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो डिसीजन वेरिएबल को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। डिसीजन वेरिएबल जैसे मैंने पहले भी कहा है कि डिसीजन लेते हैं कि वैल्यू मैक्सिमाइज होगी या मिनिमाइज होगी, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन उस डिसीजन वेरिएबल के ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्स्टेंट्स। The constants are the restriction or limits on the decision variable। और कांस्टेंट हमारे पास डिसीजन वेरिएबल में जो लिमिटेशन होती हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं जो हम एक इक्वेशन में यूज़ करते हैं। उसके बाद नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। मिसाल के तौर पर फॉर ऑल लीनियर प्रोग्राम द डिसीजन वेरिएबल शुड ऑलवेज नॉन नेगेटिव वैल्यू। इसमें लीनियर प्रोग्राम में तमाम हम नॉन नेगेटिव वैल्यू लेंगे। दिस मीन द वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो। वो वैल्यू या तो ग्रेटर दैन या ज़ीरो के इक्वल होंगे या उससे ग्रेटर दैन होंगे। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ फार्मूलेट आ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हमने वो प्रोसेस देखना है जिस प्रोसेस के ज़रिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग को फार्मूलेट करते हैं। तो उसके डिफरेंट स्टेप से पहले डिसीजन वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है, फिर कांस्टेंट को मेंशन करना है, उसके बाद एक्सपेक्टली स्टेट दैट नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। मिसाल के एस ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो, वाई ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है। ये यहाँ पे एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो और वाई ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद इसके दो मेथड हमारे पास आ जाते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए। एक हमारे पास ग्राफिकल मेथड आ जाता है, और ग्राफिकल उसे हम ग्राफ के ज़रिए सॉल्व करते हैं, ग्राफ बना के इक्वेशन बना के उसके बाद उसको ग्राफ बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। और दूसरा हमारे पास आ जाता है सिंप्लेक्स मेथड। इसमें हम मैट्रिक्स बना के फिर इसे सॉल्व करेंगे। उसमें ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ बना के और इसमें हम मैट्रिक्स के ज़रिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास ग्राफ मेथड आ गया। ग्राफ मेथड में हमारे एक एग्जांपल देखते हैं। ग्राफ मेथड में पहले भी मैंने बताया कि एक ग्राफ की शक्ल में पहले उसे इक्वेशन नहीं बनाएंगे, फिर उसे एक ग्राफ की शक्ल में प्लॉट करके उसे जो शेड हिस्सा होने वाला होगा उसे हम शेडेड करेंगे। आगे एक मैं एग्जांपल लिखी हुई है फार्मर की। उसमें लिखा हुआ है कि एक किसान जिसने हाल ही में 110 एकड़ अराजी का टुकड़ा हासिल किया, 10 एकड़ का उसने एक टुकड़ा लिया है। उसने उस ज़मीन पर गंदम और जौ काश्त करने का फ़ैसला किया है। उसने सूरज के मेयार को भी देखना है। उसको सूरज के मेयार और खित्ते की उम्दा आब व हवा की वजह से गंदम और जौ की पूरी पैदावार बेची जा सकती है, कि जो जितनी भी पैदावार हो वो जितनी भी हो उसे बेची जा सकती है। वो ये जानना चाहता है कि 110 एकड़ में हर किस्म के पौधे लगाने का तरीका, उसके अखराजात, खालिस मुनाफा और मजदूरी की ज़रूरियात को देखते हुए अदाद व शुमार कैसे लगाए कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल हो। हर इंसान चाहता है कि जो भी काम करूं उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड हो,
उसके बाद वीट गंदम, उसके बाद उसके जो कॉस्ट पर एकड़ है उसमें पहले मैंने लिखा 100 ले लेते हैं, और जो किया वो 200 ले सकते हैं। उससे नेट प्रॉफिट एकड़ किया जो 50 ले लेते हैं उसके, और जो के लिए 120 ले लेते हैं। उसके बाद जो टाइम लगेगा 10 डेज लगेंगे गंदम के लिए, और जो उसे लगाने के लिए है, और जो के लिए वो 30 दिन, 1 मंथ लगेगा। उसके बाद फार्मर के पास जो 10,000 US डॉलर हैं जो कास्ट है, और 1200 डेज हैं ड्यूरिंग द प्लानिंग, जो उसने प्लानिंग की हुई है। उसके बाद टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्स्ट वी गोना फार्मूलेट लीनियर। उसके पहले सबसे पहले हम लीनियर प्रोग्राम में से फार्मूलेट करते हैं। सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल हम बनाएंगे। मिसाल द टोटल एरिया ऑफ ग्रोइंग, अब जो टोटल एरिया है हमारे पास गंदम को कास्ट करने के लिए, उसमें हमने एक्सलेट कर लिया, और जो वाई है उसे हमने जो के लिए एक रकबा है उसे हमने वाई लेट कर लिया। एक्स और वाई हमारे पास डिसीजन वेरिएबल बन गए। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमने प्रॉफिट हासिल करना है वो हमने देखना है। जो नेट प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिखा है, नेट प्रॉफिट 50 और 120। उससे हमने पहले भी कहा था कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट फंक्शन में हमने प्रॉफिट वगैरह मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है, हमें उसे जी से डिनोट करना है। तो 50x प्लस 120y हो गया। उसके बाद कांस्टेंट लिखने हैं। उसके कांस्टेंट सबसे पहले हमने गंदम के लिखने हैं कांस्टेंट्स, जो गंदम और उसके दूसरे के लिए गंदम, और जो के लिए कॉस्ट आएगी यहाँ पे 100x और 200y हो जाएगा 100y, और जो उसके लागत आएगी 10,000 यहाँ पे लिखा है, वो हम इक्वेशन में लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड कांस्टेंट बनाएंगे। सेकंड कांस्टेंट में जो डेज लगेंगे 10x प्लस 30y इक्वल टू 1200 मैन डे, जो मैंने ऊपर भी इक्वेशन में लिखा। 10x प्लस 30y लेस दैन और इक्वल टू 1200। उसके बाद थर्ड वेरिएबल बनाएंगे जो उसके लिए अवेलेबल हैं, उसके लिए एकड़, जो जितने एकड़ उसके लिए अवेलेबल हैं उसके लिए x और y लेस दैन और इक्वल टू 110 रख लेंगे। उसके बाद नया नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन बनाएंगे, x को ग्रेटर दैन और इक्वल टू लेकर रखेंगे, और y को भी ग्रेटर दैन और इक्वल टू रखेंगे। उसके बाद हम इसकी डिफरेंट इक्वेशन लेके उसके वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक पहली इक्वेशन दी गई है। पहली इक्वेशन जो हमने बनाई है वो है हमारे पास 100x प्लस 200y लेस दैन इक्वल टू 10,000। यहाँ पे 100x प्लस 100x थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। 100x प्लस 200y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। ठीक हो गया। अब जो है हमारे पास ये एक्सप्रेशन दी गई है लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास दिया गया होगा। सबसे पहले हमने उसे एक इक्वेशन की शक्ल में बनाना, इक्वलिटी की शक्ल में, इक्वल का साइन हम इसमें लगाएंगे। तो हमारे पास 100x प्लस 200y 100y इक्वल टू 10,000 है हमारे पास।
10,000। ठीक हो गया। उसके बाद पहले हमने एक्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी और जो भी वेरिएबल दिए होंगे एक्स वाई जी जो भी हो गए उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी तो हम एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। एक्स इक्वल टू पुट एक्स इक्वल टू 0 इन above इक्वेशन। ठीक होगी। इसमें हम एक्स की जगह पे जहाँ भी होगा एक्स हम 0 पुट कर देंगे। 100 इंटू 0 पुट कर देंगे प्लस 200 वाई हमारे पास आ जाएगा। हमने एक्स के 0 पुट करना है, वाई हमारे पास सिंपल वैसे आ जाएगा इक्वल टू 10,000। ठीक हो गया। उसके बाद 0 जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई करेगा वो 0 ही आ जाएगा। तो हमारे पास 0 मल्टीप्लाई 100 तो 0 हो जाएगा। हमारे पास 200 वाई इक्वल टू 10,000। ठीक ये हो गया। अब 200 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। y इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 200। तो हमारे पास अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 50 आ जाएगा। y इक्वल टू 50। इसे हम एक पॉइंट बना लेंगे। मिसाल का हम इसे पॉइंट ए का नाम देते हैं। ए में हमारे पास एक्स हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड की है वाई की, तो हमारे पास एक्स 0 हमने पुट किया तो वाई हमारे पास 50 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह फिर हमने इसमें पुट एक्स को पहले 0 के इक्वल पुट किया था, वाई को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। पुट वाई इक्वल टू 0 ये ऊपर वाली इस इक्वेशन में जो हमने इक्वालिटी का साइन इस इक्वेशन में हमने पुट कर देती है। वाई इक्वल टू 0 वाई को 0 के इक्वल पुट करेंगे 200 से मल्टीप्लाई खा कर 0 हो जाएगा। हमारे पास बाकी बचेगा 100 एक्स इक्वल टू 100 हमारे पास 100 एक्स इक्वल टू 10,000 आ गया। ठीक हो गया। अब 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास इसका आंसर 100 आ जाएगा अगर हम सॉल्व करेंगे तो। x इक्वल टू 100 अगर उसे हमने 100 पॉइंट ए बनाया तो हम इसे बी कंसिडर कर लेते हैं। बी ठीक हो गया। बी उसके बाद हमारे पास यहाँ पे y 0 है और x की वैल्यू 100 है। 100 वाव 0 हमारे पास ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसी तरह हमने डिफरेंट तमाम इक्वेशन को लेना है और उसे 0 उसकी a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, पॉइंट फाइंड करने हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसके फाइंड किए, फिर इसके करेंगे, इसके हाँ पॉइंट फाइंड करेंगे, इसके फाइंड करेंगे पॉइंट।
जब हमारे पास डिफरेंट पॉइंट फाइंड हो जाएंगे तो हम जो हमारे पास यहाँ पे z की इक्वेशन प्रॉफिट फाइंड करने के लिए दी गई है, तो जो हमारे पास यहाँ पे ये वाली मैक्सिमाइज वैल्यू करने के लिए जो हमें इक्वेशन दी गई है वो तमाम पॉइंट हम इसमें पुट करेंगे और जो हमारे पास मैक्सिमाइज पॉइंट होगा वही हम यूज़ करेंगे। वही कि उससे फार्मर के लिए बेहतरीन होगा कि वो इतनी कास्ट के गंदम काश्त करे और इतनी कास्ट का वो जो काश्त करे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक होगा। उसके बाद ये ग्राफ बनाएंगे जो जो पॉइंट दिए गए हैं। ए का पॉइंट मिसाल के तौर हमारे पास यहाँ पे A 050 है और B 100। ए हमारे पास यहाँ पे 050 है, यहाँ पे यहाँ पे 40 और 60 के बाद 50 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है और वाई की 50 आ जाएगी और 100 एक्स की वैल्यू 100 और 0 यहाँ पे वाई 0 होगा और एक्स 100 होगा। इसी तरह हमने ग्राफ फाइंड कर लेना और जो लास्ट पे हमें लाइन दी गई होगी उससे लेकर ओरिजिन तक उस हिस्से को शेडेड कर देंगे। ये हमारे पास ग्राफिकल मेथड आ गए। इसके बाद आ जाता है सिंप्लेक्स मेथड। Simplex method is an approach to solving linear programming model by hand using slack variable। मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी लीनियर प्रोग्रामिंग की एक टाइप है, लेकिन उसमें हमने ऊपर वाले मेथड में ग्राफिकल मेथड ग्राफ की शक्ल में हमने उसे की हल किया था, लेकिन इसमें स्लैक वेरिएबल यूज़ करके हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में उसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के उसे हमें आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें इक्वेशन दी गई है जो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए है, वो z = 5x1 + 3x2। जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन सब्जेक्ट 2 जिसे हमने करना है वो x1 + x2 एक पहली हमारे पास x1 + x ≥ 0, दूसरी है 5x + 2x2 ≥ 10 वाओ 3x1 + 8x2 ≥ 12। इसमें वो हमें स्टेटमेंट भी दे सकता है, स्टेटमेंट को यूज़ करके हमने इक्वेशन बनानी होगी, या वो हमें इक्वेशन भी दे सकता है। मैंने ऊपर हमें स्टेटमेंट दी गए थे, मैंने आपको बताया कि हमने कैसे उसे इक्वेशन फाइंड करके कैसे बनानी और आगे सॉल्व कैसे करना है, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। उसके बाद नॉन नेगेटिव हमने जो उसके बनाना था x1 और x2 > पुट कर दिया। ये 0 होगा, 0 से ग्रेटर होगा, नॉन नेगेटिव नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप में हमने इसे इक्वल जहाँ इनइक्वालिटी का साइन ख़त्म करके इक्वल करना है। उसके बाद यहाँ पे इसे हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में या इनइक्वालिटी का साइन ख़त्म करके इसे इक्वल करना है, x1 + x2 = 0। उसके बाद इसको भी ख़त्म करके = 10, इसको भी ख़त्म करके = 12 करना है। उससे अगले स्टेप में हमने स्लैक वेरिएबल यूज़ करने हैं। 5x + 3x2 हम ज़्यादातर 3 स्लैक वेरिएबल हर इक्वेशन में यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे 0s1 स्लैक वेरिएबल की हमें कोई वैल्यू नहीं दी, इसलिए हमने इसे 0s1 + 0s2 + 0s3 लिख लिया। उसके बाद जो हमारे पास ये इक्वेशन थी x1 + x2 = 2, उसमें हम स्लैक वेरिएबल लगाएंगे। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है तो हम उसमें s1 लिखेंगे, उसके बाद दूसरी में s2, तीसरी में s3, स्टेप बाय स्टेप। इसमें x1 + s2 + s1 और 0s2 हो जाएगा, s2 0 से मल्टीप्लाई खा कर 0 हो जाएगा। मैंने ये बस आपको समझाने के लिए लिखा, नहीं तो इसकी ये तो दोनों 0 हैं। उसके बाद 0s3, फिर दूसरी इक्वेशन को लेना है 5x1 + 2x2 = 10,
उसमें 0s1 स्लैक वेरिएबल s2 हो जाएगा प्लस 0s3 इक्वल टू 10। उसके बाद थर्ड इक्वेशन को लेना 3x1 प्लस x2 हमें दिया हुआ है। उसके बाद स्लैक वेरिएबल 0s1 प्लस 0s2 स्लैक वेरिएबल थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन में हमने s1 यूज़ किया, दूसरी में s2, तीसरी में s3। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें हमने सिंप्लेक्स टेबल उसका बनाना है। पहले रो में सी बी हम लिखेंगे, उसके बाद बेसिस जो हमें स्लैक वेरिएबल दिए गए हैं वो हम लिखेंगे। उसके बाद एक्स वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो लिखेंगे, फिर वाई वेरिएबल x2 वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो लिखेंगे। उसके बाद स्लैक वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है s1 के साथ जो है वो लिखेंगे, s2 के साथ वो लिखेंगे, s3 के साथ जो है वो लिखेंगे। और बी जो है वो हमारे पास फाइनल कांस्टेंट होता है। फाइनल कांस्टेंट जो इक्वल के दूसरी राइट साइड पे 2, 10 और 12 वो हमने यहाँ पे लिख लिया। स्लैक वेरिएबल लिख लिए। उसके बाद जो यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, x1 का पहले का x1 के साथ 1 है, दूसरा 5 3x1 1 5 3x1। जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो हमने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद x2 के साथ है 1 2 और 8। इसी तरह यहाँ पे 1 2 और 8। s1 पहले में इक्वेशन में s1 है, इसे हम उसे 1 मल्टीप्लायर है 1 आ जाएगा, बाकी में 0 मल्टीप्लायर होगा 0 लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टैक वेरिएबल वाली इक्वेशन में s2 सेकंड पोजीशन पर, इसलिए बाकी पहला भी 0 बाकी सारे 0 वो स्लैक वेरिएबल के साथ 1 मल्टीप्लायर है यहाँ पे स्लैक वेरिएबल के साथ वो आ जाएगा। उसके बाद थर्ड में भी s3 स्लैक वेरिएबल यूज़ हो रहा है, इसीलिए थर्ड पे 1 आ जाएगा मल्टीप्लायर और उससे बाकी 0 आ जाएगा और ये फाइनल कांस्टेंट हमारे पास आ गया। उसके बाद ये आगे हमारे पास रेशो होती है। जो फाइनल कांस्टेंट हैं उनको इससे डिवाइड करना है। इससे पहले हमें जो रिक्वायर्ड है की एलिमेंट, की रो और की एलिमेंट, की रो और की कॉलम बनाने हैं। ये मैंने ऊपर वाला यही ऊपर वाला टेबल है, इसमें हमने देखना है। उसके बाद पहले हमने ZJ उसके बाद उस पहले टेबल में फाइंड करना है। तो सिग्मा CB प्लस AIJ CJ जो हमारे पास Z के नंबर Z वाली इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे। x1 की वैल्यू 1 आ गई, x2 से 3 मल्टीप्लाई और 3 बाकी की 0 0 आ गई। यहाँ पे s1 भी यहाँ 0 होगा, y भी 0, s2 भी 0 होगा, s3 भी 0 होगा। तो ZJ को फाइंड करने के लिए सिग्मा CB प्लस AIJ, यहाँ CB को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 आ जाएगा। उसके बाद CJ को फाइंड करने के लिए CJ में से ZJ माइनस करना है। ये हमारे पास ZJ आ गया, इसको इसमें से माइनस करना है। 5 माइनस 0 5 आ गया, 3 माइनस 0 3 आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमें की एलिमेंट, की रो और की कॉलम की ज़रूरत होगी। की कॉलम की तो यहाँ पे जो हमने CJ हमने फाइंड किया उसमें हम देखेंगे कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू को हमने यहाँ पे मैक्सिमम करना है ना फंक्शन को। मैंने ऊपर भी बताया कि हमने इसमें फंक्शन को मैक्सिमम करना है, तो जो ग्रेटर देन वैल्यू होगी हम वो देखेंगे। अगर हमने मिनिमम करना है तो सबसे जो छोटी वैल्यू होगी वो देखेंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन 5 है तो हम जो भी वैल्यू होगी उसमें ग्रेटर देन जिस कॉलम में भी होगी वो हमारे पास की कॉलम हो जाएगा। ये सारा हमारे पास ये क्योंकि CJ जो हमने फाइंड किया उसमें ग्रेटर देन वैल्यू 5 है और जो ग्रेटर देन वैल्यू जिस कॉलम में भी होगी वो हमारे पास की कॉलम हो जाएगा। मैंने इस बोल्ड भी कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद जो हमने यहाँ पे फाइनल कांस्टेंट लिए थे,
उसमें 2, 10 और 12 लिए थे। तो 2 को जो हमने की कॉलम बनाया उससे डिवाइड कर देंगे, जो फाइनल कांस्टेंट को जो हमने की कॉलम बनाया उससे डिवाइड कर देंगे। और तो 2/1 यहाँ पे 10/, यहाँ पे 5 है, सॉरी 4 की जगह 5 है, 5 2/1 आ जाएगा। क्यों, जो फाइनल कांस्टेंट है उसको जो हमने की कॉलम हमने बनाया उससे डिवाइड करेंगे, 2/1 आ जाएगी। 10/5 आ जाएगा, ये 12/3 आ जाएगा। तो इसमें जो अगर हमने की रो बनाने के लिए हम देखेंगे जो सबसे स्मॉलर वैल्यू आती है, ये 2 आ जाएगी, 5, ये जो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू हमारे पास है 2/1। लेकिन 10 को 5 पे डिवाइड करें तो वो भी 2 आता है। लेकिन हमने देखा जो स्मॉलेस्ट नंबर उसको डिवाइड करेंगे उसमें से जो सबसे छोटा नंबर आएगा वो हमारे पास की रो होगी। तो ये हमारे पास की ये की रो हो गया, इसे में मैंने बोल्ड कर दिया। यहाँ तक हमने टेबल बना लिया। ये टेबल मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखकर उसे तब सॉल्व करते हैं। सी भी वही वैसे मैंने लिख लिया, x1 x2 x1 x2 s1 स्लैक वेरिएबल s2 s3 b वो वाले मैंने लिख लिए। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सी जे फाइंड किया, इसमें सी जे मैंने फाइंड किया, सी जे हमारे पास सी जे मैंने जेड जे होता है, उसमें जो वैल्यू आएगी वो हमने या तो ज़ीरो फाइंड करनी होगी या तो हमने नेगेटिव में फाइंड करनी होगी, पॉजिटिव में हम नहीं लेंगे। इसलिए यहाँ पे हमें दिए गए, यहाँ पे हम पॉजिटिव में वैल्यू दी गई तो हम या तो इसे ज़ीरो बनाएंगे सबसे पहले या तो उसे नेगेटिव में लेंगे। तो यहाँ पे रो में 4 है, यहाँ पे रो में 5 है और R3 है। ये जो सी जे हमने फाइंड किया उसमें तो R2 में से 5R1 को हम माइनस कर देंगे और R3 में से 3R1 को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास सी जे के जो वैल्यू हैं 0 -2 -5 0 0 × 0 आ जाएंगे। तो इसके बाद हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। यहाँ पे इससे आ गए, यहाँ पे S1 और जो जहाँ पे बेसिस में होगा जो इसके जो हमारे पास ये की एलिमेंट हमारे पास 1 बना था ना, की रो यहाँ पे जब की कॉलम और की 1 आपस में, की रो और की कॉलम आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारे पास की एलिमेंट होता है। तो 1 पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास की एलिमेंट 1 है। यहाँ पे 1 के जो ऊपर और 1 के जो ऊपर x1 है और ये s1 है, ये दोनों ये x1 की जगह हम s1 की जगह x1 को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन x1 वैसे ही रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे x1 की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करनी। तो वैल्यू फाइंड के लिए x1 यहाँ s1 को x1 लिख देंगे, लेकिन x1 वैसे ही रहेगा। ठीक हो गया। यहाँ s1 की जगह x1 लिख लिया, s2 वैसे का वैसा, s3 वैसे का वैसा। ये R2 को 5R1 और R3 को -3R1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे -3R कर दिया और R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर दिया। उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखना है। जो सी जे हमने फाइंड किया है उसमें सी जे फाइंड किया वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद x1 उसके जो हमने फाइनल जो कांस्टेंट होगा उसमें जो वैल्यू होगी वो हमारे पास x1 होगी। तो यहाँ पे
x1 की वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ पे x1 को 2 के इक्वल पुट कर देंगे। x1 तो हमारे पास 2 निकल आया, यहाँ पे s1 और s3 x2 तो है नहीं, तो x2 हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। उसके बाद जो z ये है मैक्सिमम, जहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, उस इक्वेशन को हमने z के इक्वल पुट किया था, उसका जो फाइनल कांस्टेंट आता है उसे हम z के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक हो गया। अगर स्लैक वेरिएबल भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है कि x1 x2 और z की वैल्यू फाइंड करें। अगर हमने स्लैक वेरिएबल भी लिखना है तो यहाँ पे s2 0 इक्वल पुट हो जाए, 0 के इक्वल हो जाएगा, और x3 6 के लिए 6 के इक्वल पुट हो जाएगा, लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको लीनियर प्रोग्रामिंग, उसकी एप्लीकेशन वगैरह, उसके जो मेथड हैं ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड, ये मैट्रिक्स वाला, उम्मीद है आपको ये दोनों मेथड समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी को सॉल्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।